नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैं हाजिर हूं आपके साथ भावना नैयर, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। हर एक खबर का एक एक बिंदु आपको बताते हैं विस्तार के साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है अपने संवाददाताओं की टीम, जिनसे जानते हैं हम हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज 2 बजे की न्यूज पंच में जिन टॉप लाइंस पर हमारी नजर रहने वाली है, उस पर का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, महागठबंधन की कब खुलेगी गांठ, ये सबकी नजरें इसी पर है, क्योंकि सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है अभी तक तय नहीं हो पाया है और वो फॉर्मूला सबके सामने भी नहीं आ पाया है। अब यहाँ मैनिफेस्टो को लेके भी रार शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोल डाला है। विस्तार से इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। और जिस दूसरी खबर पर नजर रहने वाली है न्यूज पंच में, वो है उड़ान योजना से जुड़ी हुई। उड़ान योजना यानी वो योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की, जो एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके। इस योजना और इस नीति के साथ उड़ान योजना की शुरुआत हुई। इसके हो चुके हैं 9 साल। क्या क्या इन 9 सालों में हुआ है, कैसे प्रगति करी है उड़ान योजना में, ये भी आपको विश्लेषण के साथ बताएंगे। इसके साथ जिस आखिरी खबर पर नजर रहेगी वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई खबर, और उसमें है रूस यूरोपियन यूनियन अब फिर से आमने सामने हो गया है। यूरोपियन यूनियन क्या नई तैयारी कर रहा है और क्या उसने ऐलान किया है कि वो 2028 तक रूस के साथ क्या अपनी जो गैस आपूर्ति या गैस आयात लेता था, क्या वो बंद कर देगा। न्यूज पंच में आपको बताएंगे विस्तार के साथ। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की सबसे पहले खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। 6 और 11 नवंबर महत्वपूर्ण तारीख है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, जहां ईवीएम में कैद हो जाएगी उम्मीदवारों की किस्मत। और पहले तो बस सीटों पर लड़ाई तक तकरार लग रही थी महागठबंधन में, लेकिन अब कैंपेन में भी रार दिखने लगी है और बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। और बीजेपी को एक के बाद एक नए मुद्दे भी यहां मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर आरजेडी और कांग्रेस की करें तो सीटों के बंटवारे और साझा प्रचार अभियान को लेकर इस समय तक भी तकरार बनी हुई है। इसके चलते साझा घोषणा पत्र पर भी बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। अब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है कि होगी महागठबंधन की, जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके सामने आएगा। लेकिन कई सीटें ऐसी ही है जहां महागठबंधन के जो घटक दल है वो ही आमने सामने नजर आ रहे। इसको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं फ्रेंडली फाइट। अब इस तकरार को कैसे कम किया जाए, इसके लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की तरफ से पहुंच चुके हैं बिहार, और मुलाकात का सिलसिला भी यहां शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार अगर सत्ता में आई तो जीविका दीदियों की कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी परमानेंट कर दी जाएगी, जिस पर बीजेपी ने एक अलग चुटकी ली है और यहाँ पर हमला बोलते हुए नजर आ रही है। तो इस समय महागठबंधन की क्या हालत है, अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या महागठबंधन में सब सही चल रहा है, क्या होने वाला है इसका भविष्य, आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कांग्रेस आरजेडी के बीच में क्या संवाद लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ग्राफिक्स की तरफ देखें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो समन्वय होना था उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। मैनिफेस्टो समिति की बात जो कर रहे थे उसका कामकाज भी यहाँ ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त प्रचार रणनीति की कोई तैयारी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा जो स्टार प्रचारक अभी मैदान में उतर जाने चाहिए थे महागठबंधन की तरफ से, वो भी नहीं नजर आ रहे। और ये भी तकरार है कि साझा मंच भी नहीं शेयर करेंगे महागठबंधन के। तो आखिरकार महागठबंधन में चल क्या रहा है और क्या इससे एनडीए को एक बढ़त मिलती हुई यहीं से नजर आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते कि महागठबंधन पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी हमला बोला है। क्या कह रहे हैं, क्या तंज कस रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। और महागठबंधन में आपस में छिड़ा घमासान है, और वो घमासान इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे, वो ना अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और ना अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए हैं, न साझा घोषणा पत्र बना पाए हैं, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं।
न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, साझा मैनिफेस्टो आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़े सवाल महागठबंधन पर अब लगने शुरू हो गए, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। आइए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का अपना ही नया राग आलाप कर रही है। वो कांग्रेस पर्यवेक्षक जो अशोक गहलोत है वो पटना पहुंच चुके हैं। पटना पहुंच के अब इनकी जिम्मेदारी ये है कि महागठबंधन में जो राज चल रही है उसको कहीं ना कहीं सुलझाया जाए, ताकि जनता है महागठबंधन पर कुछ तो विश्वास कर सके। महागठबंधन में 5 से 6 सीटों पर मानी विवाद की बात अशोक गहलोत कह रहे हैं। हाँ, 5 से 6 सीटों पर तकरार चल रही है, भिड़ंत है, लेकिन फ्रेंडली फाइट भी इसको कहा जा रहा है। विवाद को बहुत बड़े रूप में नहीं देखना चाहिए। कोशिश यही की जा रही है कि जनता के सामने यही पिक्चर पेश की जाए कि महागठबंधन में जो दल है मौजूद उनमें एकता है, वो साथ मिलकर चल रहे हैं। और कहा गया है कि 1 से 2 दिन में सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। कंफ्यूजन दूर होने में अशोक गहलोत साहब कुछ देर नहीं हो गई। आइए अब सीएम चेहरे पर बात कर लेते हैं, जिसको लेकर भी रार बरकरार है। आखिरकार सीएम का चेहरा कौन हो, इस पर जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव का सीएम के चेहरे पर बड़ा बयान आया है। चुनाव के बाद हो सीएम चेहरे की चर्चा। उन्होंने कहा पहले चुनाव से पहले क्यों चर्चा की जा रही है, चुनाव में जीत जाए, चुनाव के नतीजे आ जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात करेंगे। वहीं राहुल गांधी के चेहरे पर ही लड़ना होगा चुनाव। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इज द फेस ऑफ महागठबंधन इन बिहार। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के चेहरे पर, उनके नाम पर ये चुनाव को लड़ना चाहिए और इसी से इंडी गठबंधन को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई नजर आएगी। फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य नहीं है, ये कह रहे हैं पप्पू यादव। यानी कि जो महागठबंधन में जो सीटें हैं, जिस पर जो दल हैं महागठबंधन के, वही आमने सामने नजर आ रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ कुमार आलोक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार आलोक का रुख करेंगे। कुमार, अशोक गहलोत की तेजस्वी से जो मुलाकात हो चुकी है उसमें कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या अशोक गहलोत के पहुंचने से? इससे बहुत अच्छे खासे नाराज हैं आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। और यही कारण है कि पिछले 2-3 दिनों से तेजस्वी पब्लिक में उनका अपीयरेंस नहीं हुआ है, न ही लालू प्रसाद यादव का कोई अपीयरेंस हुआ है, और कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराजगी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पप्पू यादव जिस तरह के बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं सीएम का फेस बाद में तय होना चाहिए चुनाव परिणाम आने के बाद। तो आपको पता है कि पप्पू यादव और तेजस्वी में जो 36 का रिश्ता है, ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। और यही कारण है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस से जो भी सीटें ली हैं, यानी उनके कोटे में भी 5 से लेकर 6 सीटें सीमांचल और आसपास के इलाकों में उन्हें मिली है। और यही कारण है कि आरजेडी ने, खासकर तेजस्वी ने, जो पर्सनल उनका खुन्नस है, वहां पर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दिया है। आपको याद होगा कि जब पूर्णिया से कांग्रेस से लोकसभा में जब कांग्रेस का टिकट फाइनल हो गया था, तो अंतिम समय तक कांग्रेस प्रयास करती रही कि कांग्रेस का सिंबल मिल जाए पप्पू यादव को, लेकिन आरजेडी ने अपना कैंडिडेट वहां से खड़ा किया। हालांकि आरजेडी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, पप्पू यादव निर्दलीय जीत गए। तो ये दोनों की आपसी जो लड़ाई है वो महागठबंधन में रोज कोई ना कोई प्रतिक्रिया देते रहते हैं पप्पू यादव। हालांकि तेजस्वी यादव की ओर से खामोशी है। और जो तिकड़म, इतना ज्यादा तिकड़म हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुटुंबा से कुमार आलोक, नामांकन की प्रक्रिया यहाँ खत्म हो गई है दोनों चरणों की, और अब तक सीट बंटवारे को लेकर कश्मकश जारी है। ऐसे में अब चुनावी मैदान में कौन से स्टार प्रचारक उतारे जाएं, या फिर जो महागठबंधन के घटक दल हैं क्या वो साझा मंच शेयर करेंगे, इस पर भी क्या रार है? जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक स्टार प्रचारकों की सूची की बात है, तो आरजेडी ने भी जारी किया है, कांग्रेस ने भी जारी किया है, और उनके जो बाकी सीपीआई एमएल हैं और वीआईपी पार्टी है, इन लोगों ने जारी किया, सीपीआई ने जारी किया है, सीपीएम ने जारी किया है। लेकिन सिर्फ जारी किया है, इन लोगों का कोई भी जो स्टार प्रचारक है मैदान में नहीं दिख रहा है। और जहां तक साझा मंच की बात कर रहे हैं, तो कल शाम में यानी कि 3 बजे नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है, और उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कि महागठबंधन के सभी दल वहां पे उनके नुमाइंदगी होगी और उनके नुमाइंदे उपस्थित होंगे, और कुछ बड़ी घोषणा की जा सकती है। जो डैमेज कंट्रोल की बात चल रही है, शायद कोई ना
कोई रास्ता महागठबंधन में निकलने की कोशिश ऐसे में कुमार आलोक आज तेजस्वी यादव भी बड़े वायदे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर बीजेपी तंज कसती हुई नजर आ रही है। क्या है तेजस्वी के वायदे जो कह रहे हैं कि सरकार बनी तो ये देंगे? देखिए, थोड़ा सा इतिहास में हम चलते हैं। 2010 का जो चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें नीतीश ने जो 2005 से 2010 से एनडीए की जो सरकार थी, उसमें एक बहुत बड़ा फैसला ये भी था कि लड़कियों को, यानी स्कूली लड़कियों को साइकिल दिया जाए, और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ ये स्कीम, और दूसरे स्टेट भी इसका अनुसरण करने लगे। तो जब राजद ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया 2010 में, तो उन्होंने कहा कि हम हर लड़की को स्कूटी देंगे, तो इसका बहुत माखौल उड़ा था। और आरजेडी को आप समझिए कि सबसे बदतर प्रदर्शन किया था आरजेडी ने, 25 सीटों पर सिमट गई थी। और अभी देखिए कि उन्होंने, तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि हर घर से हम नौकरी देंगे, जो कहीं से भी संभव नहीं है। खुद कांग्रेस शिवानंद तिवारी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि कैसे देंगे, वो तेजस्वी समझे। और अब आज जब जीविका दीदी को उन्होंने कहा कि 30,000 रुपये हम उनका मंथली मानदेय करेंगे, उनको सरकारी नौकरी का दर्जा देंगे, तो ये भी एक आप समझें कि बिहार का जो बजट है उससे कई गुना इसमें खर्च होगा। तो कहां से लाएंगे तेजस्वी? तो ये जो वायदे हैं, जनता भी समझती है कि इन वायदों का कैसे पूरा करना है और कैसे पूरा होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास कोई मुद्दा, जिस मुद्दे को इन्होंने उठाया था, राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा जो शुरू की थी, वोट चोरी का जो इल्जाम लगाया था, और पूरे बिहार की यात्रा उन्होंने की थी। तेजस्वी यादव भी शामिल थे, महागठबंधन के अन्य नेता भी शामिल थे, लेकिन ये मुद्दा उछला ही नहीं, ये मुद्दा इस चुनाव में है ही नहीं। तो अब मुद्दों की तलाश में है महागठबंधन की, किन मुद्दों को उभारा जाए, किन मुद्दों को बिल्कुल मुद्दों की तलाश में है। और चुनाव होते ही हैं कि क्या वायदे किए जाएंगे अगले 5 साल में, अगर सरकार बनी तो किन मुद्दों को लेकर जाएगी। लेकिन मुद्दों के आगे लग रहा है कि राजनीति के आगे जो ये मुद्दे हैं वो भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कुमार आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं उड़ान यात्रा की। जी हां, भारत में बीते कुछ सालों में लगातार हवाई यात्रा बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग अब हवाई यात्रा की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। सरकार 120 नए रूट्स पर हवाई यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि यह कदम क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने और छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ने की दिशा में लाया जा रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत पिछले 9 सालों की बात की जाए, जिसने 9 साल पूरे कर लिए हैं, देश के 93 छोटे हवाई अड्डे को जोड़ते हुए 649 मार्गों को सक्रिय किया गया है। इसकी सफलता को देखते हुए अब इस योजना को अप्रैल 2027 के बाद भी जारी रहने का निर्देश जारी किया गया है। तो उड़ान यात्रा की ये जो 9 साल बेमिसाल रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस उद्देश्य के साथ ये उड़ान योजना शुरू की गई थी और क्या लक्ष्य इसने हासिल किए हैं। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि वो नागरिक जो हवाई चप्पल भी पहनता हो, उसकी भी ये क्षमता रहे कि वो उड़ान योजना का लाभ उठा सके। ऐसे में 1.56 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने हवाई यात्रा कर लिया, यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा अब तक कर ली है 9 सालों में। इसके साथ साथ 3 लाख से ज्यादा उड़ानों का किया गया है संचालन। 21 अक्टूबर 2016 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। महत्वाकांक्षी योजना है और इसने कई लक्ष्य हासिल किए हैं और यही कारण है कि अब इसे 2027 के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी और अब इसके तहत 649 रूट चालू किए गए। इसके बाद आपको बता दें कि 93 अप्रयुक्त अल्प प्रयुक्त एयरपोर्ट को जोड़ा गया है, यानी कुछ छोटे एयरपोर्ट्स को इनके साथ जोड़ा गया है। 15 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे भी इस योजना में शामिल हैं। तो ये 9 साल उड़ान योजना के बेमिसाल रहे हैं। एयरलाइन ऑपरेटरों को 4,300 करोड़ रुपए की VGF की जो योजना में शामिल किया गया है। इसके साथ हवाई अड्डा विकास के लिए 4,638 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो किया गया है। तो ये जो 9 साल रहे हैं, उड़ान की नवी वर्षगांठ मनाई गई है और इस नवी वर्षगांठ के बाद कई निर्णय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लिए हैं। अगले ग्राफिक प्लेट का रुख करेंगे कि 9 वर्षों की उड़ान अब तक की कैसे रही है। 9 साल पूरे हुए, नई दिल्ली में कार्यक्रम को आयोजित किया गया जहां नागरिक उड्डयन सचिव ने संबोधित किया और कैसे इन 9 सालों में कई लक्ष्यों को हासिल किया गया। और समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि परिवर्तनकारी ये पहल है उड़ान योजना, क्योंकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन हमेशा से रहा है कि छोर के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे में कैसे हवाई यात्रा सुलभ किफायती हो, इसी लक्ष्य के साथ योजना उड़ान लाई गई थी। पहाड़ी, पूर्वोत्तर और आकांक्षी क्षेत्रों के साथ संपर्क पर जोर दिया गया है इस 9 सालों में। यानी वो दुर्गम क्षेत्र जहां हवाई यात्रा करना मुश्किल होता था, उधर उसको भी जोड़ा गया। 120 नए गंतव्यों के साथ विकास पर होगा अब फोकस। और आपको बता दें, ये जो पहल है वो अपने आप में सफल साबित हुई है और हाल की प्रमुख पहल सी प्लेन संचालन के लिए व्यापक दिशा निर्देश विशेष बोली चरण जो है वो शुरू किया गया है और उड़ान 5.5 का शुभारंभ किया गया है। सी प्लेन और हेलीकॉप्टरों के लिए उड़ान 5.5 चरण इसे कहा जा रहा है। इसके बारे में आपको बताएं तो 30 जल हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 150 रूट के लिए आशय पत्र जारी कर दिया गया है। तो अपने आप में ये जो उड़ान ने यात्रा भरी थी साल 2016 से अब तक 2025 में, उसमें कई उद्देश्यों को इंक्लूड किया गया है, निहित किया गया है और अब 2027 के बाद भी इस योजना को चालू रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इस समय हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति हवाई यात्रा कर सके और इसीलिए उड़ान योजना की कहीं ना कहीं शुरुआत की गई थी। अब जब इसके 9 साल बेमिसाल रहे हैं, तो इन 9 सालों को समराइज किया जाए कुछ शब्दों में, तो ये कैसी एक यात्रा रही और आगे भविष्य में इस यात्रा को और आगे बढ़े, इसमें और लक्ष्यों को जोड़ा जाए, उसके लिए क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए भावना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मिशन का ही कमाल है कि एक अंत्योदय और आखिरी छोर पर बैठने वाला व्यक्ति भी आज हवाई जहाज में, और आप कह सकते हैं कि इनफैक्ट चप्पल पहनने वाला एक गांव गरीब किसान भी आज जहाज में यात्रा कर सकता है। और इसीलिए इसे उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, एक देश का आम नागरिक भी अगर हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा कर सकता है तो फिर ये विकसित भारत की उड़ान है, ये कल्पना की उड़ान है, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की उड़ान है और एक बदलते भारत की भी उड़ान है। यही वजह है कि 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से दिल्ली के लिए पहली बार जो फ्लाइट संचालित हुई थी उसके माध्यम से यह संदेश दे दिया था कि एक आम आदमी भी उड़ान के माध्यम से हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। और आप समझिए कि 1.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1,56,00,000 के आसपास अब तक लोग 3.25 लाख फ्लाइटों के माध्यम से जब उड़ान भरते हैं तो फिर यह बदलते भारत की तस्वीर नहीं तो क्या है। यही वजह है कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करती हुई ऐसी योजनाएं परिलक्षित होती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी तमाम योजनाओं पर हमेशा फोकस करते रहते हैं। आज 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर 2025, यहां से हम पीछे चलते हैं, 25 से 24, 23, 22, 21 ऐसे करते हैं, 9 साल बीतते हैं और 21 अक्टूबर साल 2016 को जब इसकी शुरुआत हुई थी उसके तब से लगाकर अब तक 9 साल पूरे हुए हैं। और 9 साल में आप समझिए कि 4000 करोड़ से ज्यादा का अलग अलग आरसीएस के लिए अलग फंड हुआ इशू, दूसरी तमाम चीजों के लिए अलग फंड इशू हुआ। और आप देखिए आज हर एक, वो आप बिहार का ही एग्जांपल उठाकर देख लीजिए, यूपी का ही एग्जांपल उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश का एग्जांपल उठाकर देख लीजिए, महाराष्ट्र का एग्जांपल उठाकर देख लीजिए, मेघालय का एग्जांपल उठाकर देख लीजिए, जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, विकास की, दावे किए, वो दावे पूरे हुए हैं। और यही वजह है कि आज उड़ान से देश का आम नागरिक उड़ान भर रहा है। यह तरक्की की, कामयाबी की, सफलता की, विकसित भारत की उड़ान है। कितने नए रूट्स को यहाँ जोड़ा गया है मोहित, और आगे भविष्य में जो चुनौतियां थी अब तक 9 सालों में, उनको पार पाने के लिए क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए मैं आपको बताऊं कि इस पूरी योजना के माध्यम से 649 रूटों को आपस में जोड़ा गया है। आप समझिए कि कई ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां इनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं थी और उन तमाम हवाई अड्डों के बीच में उनका, आप देखिए, उनका निर्माण होता है, उनकी शुरुआत होती है। तो ऐसे 649 हवाई मार्गों के माध्यम से इनको आपस में इस योजना के तहत उनको इंटरकनेक्ट किया गया है। और इसके लिए आप समझिए कि अगले साल तक भी यह योजना, अब आगे फर्दर भी आगे यह योजना ऐसे ही चालू रहेगी।
इसके लिए भी एक फ्रेमवर्क, एक खाका पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। तो मैं तो कहता हूं कि महज उड़ान ही नहीं, इसके अलावा भी आप अगर आप दूसरी योजनाएं देखेंगे तो उसकी एक बहुत लंबी चौड़ी एक फेरिस्त है, लेगेसी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक बार कह देते हैं उसको पूरा करते हैं। और आप समझिए यही वजह है कि उनकी हर एक बात का वजन होता है, हर एक बात में उनके कहीं ना कहीं एक मैसेज छिपा होता है, और वो मैसेज डेवलपमेंट, तरक्की, कामयाबी, आप कुछ भी कहिए। बिल्कुल, तो उड़ान भर चुकी है उड़ान योजना 2016 में, और 2025 में जो ये 9 साल पूरे किए हैं वो अपने आप में बेमिसाल रहे हैं, और भविष्य में भी नए रोड मैप के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय लगातार इस पर काम कर रहा है। फिलहाल मोहित, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करेंगे। यूक्रेन संघर्ष के बीच यूरोपीय संघ ने उठाया है बड़ा कदम। इस कदम को रीपावर ईयू रोडमैप का नाम दिया गया है। रीपावर ईयू क्यों? क्योंकि ईयू ने साल 2028 से पूरी तरह रूसी ऊर्जा आयात बंद करने का ऐलान किया है। 1 जनवरी 2028 से पाइपलाइन तेल और एलएनजी समेत सभी रूसी ऊर्जा उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में नाटो देशों पर रूसी गैस तेल इस्तेमाल जारी रखने और अपने खिलाफ युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया था। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला है ईयू की तरफ से, या यूरोप और रूस के बीच एक नई शीत युद्ध की शुरुआत? इसकी पड़ताल करेंगे, आपको इस खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, और साथ ही साथ रिपोर्टर से भी जानेंगे कि ये ईयू का फैसला कितना बड़ा कदम है। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि रूसी ऊर्जा आयात पर बैन क्यों ईयू की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन संघर्ष के बीच ईयू का ये बड़ा फैसला यहाँ सामने आया है। 20 अक्टूबर को एक मीटिंग होती है लग्जमबर्ग में। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ईयू के जो सभी सदस्य हैं वो इस बात पर, इस प्रस्ताव पर राजी होते हैं कि साल 2028 से हम रूस से गैस और तेल नहीं लेंगे, और साथ ही सभी ईयू देशों का मसौदा जो है वो यही कह रहा है। अंतिम विनियमन पर यूरोपीय संसद के साथ होने वाली है वार्ता, तो यूरोपीय संसद में भी इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन रूसी ऊर्जा आयात पर साल 2028 के बाद से ईयू रूस से जो ऊर्जा सोर्स थे, स्रोत थे, उनको नहीं लेगा। इसकी जानकारी ईयू में जो एक बैठक हुई है उसमें दी गई है। जनवरी 2026 से ही ये सख्ती लागू हो जाएगी, और ये सख्ती कैसे होगी? रूस और से गैस आयात पर 2026 से ये सख्ती शुरू होनी है। अल्पकालिक अनुबंधों के लिए जून 2026 का समय दिया गया है, और लंबे अनुबंध जो है वो 1 जनवरी 2028 तक रहेंगे वैध। साथ ही साथ डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री लार्स एगार्ड का ये बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूरोप की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब ईयू इसको रीपावर ईयू रोडमैप का नाम दे रहा है, यानी कि ईयू को रीपावर करना। क्यों कहा है ईयू ने इसको रीपावर करना? यूरोपीय संघ का ऊर्जा रक्षा सुरक्षा बढ़ाने का ये कदम अहम कदम माना जा रहा है। रूसी ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने पर केंद्रित ये फैसला ईयू की तरफ से आया है। इसके साथ साथ मई 2025 में यूरोपीय आयोग में हुआ था ये प्रस्ताव प्रस्तुत, जहां प्रतिबंधों का 19वां पैकेज अपनाने की दिशा में जो ईयू है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और गैस आयात का अनुमानित हिस्सा अभी भी 13% है। इसके साथ आपको बता दें कि ईयू इस पूरे रोड मैप को रीपावर ईयू का नाम देता हुआ नजर आ रहा है। संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, अक्षय डोंगरे, उनका रुख करेंगे। अक्षय, ईयू ने अपना ये फैसला तो दे दिया है कि अब साल 2028 से हम रूस से जो ऊर्जा स्रोत है वो नहीं खरीदेंगे। अमेरिका की तरफ से जो बड़े बयान आए थे वो तो हम जानते हैं, लेकिन 2 साल का जो ये समय मांगा है, अब जो ये ऊर्जा स्रोत नहीं लेंगे, आयात नहीं करेंगे, तो अपने आप से ही किस तरीके से, या फिर दूसरे विकल्प ईयू के पास फिर क्या है? देखिए, अगर बात की जाए दूसरे विकल्पों की, जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसकी कमी के कारण ही यूरोपियन यूनियन पहले भी रूस से ऊर्जा लेता रहा है और अब उसे बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके लिए उसे 2 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव पहले नहीं थे।
कई सारी चीजों के गैस का खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपियन यूनियन में ज्यादातर देश ऐसे देश है जहाँ पर ठंड काफी ज्यादा पड़ती है, ऐसे में सूरज नहीं उगता है नॉर्डिक कंट्रीज में कुछ कई कई दिनों तक। तो ऐसे में केवल गैस का ही साधन रह जाता है जो लोगों के घरों को गर्म रखता है और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाए रखता है। लेकिन अब जो ऑल्टरनेटिव है वो उन्हें ढूंढने की तलाश हो रही है। जगह 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 पर गैस के जो भंडार है उनको खोजने की कोशिश चल रही है। अमेरिका के पास जो कुछ साल पहले शेल गैस का एक बहुत बड़ा स्रोत निकला था, वहां से अमेरिका की कोशिश है कि वो अब अपनी गैस और अपना ऑयल यहाँ पर यूरोपियन देशों को बेचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा गैस, क्योंकि उसके लाने ले जाने के लिए खर्चा काफी ज्यादा आता है अगर आपके पास गैस लाइन नहीं है। रूस के साथ उनके पास जमीनी पाइपलाइंस थी तो पूरे यूरोपियन यूनियन को वहां से गैस मिल जाती थी। लेकिन चैलेंजेस रहेंगे। अब 2 साल तक किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस तरह से इसमें नई खोजें होती है, उसके ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करेगा कि ये प्लान कितना सफल होगा। लेकिन अभी 2 साल पर बात टाल दी गई है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि सवाल ये पूछे जा रहे थे कि अमेरिका दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है रूस से तेल खरीदने के लेकर, तो यूरोपियन यूनियन पर क्यों नहीं। और ऐसे में अब थोड़ा प्रेशर बनाता जिसके चलते ये 2 साल की बात कही जा रही है। लेकिन कितना सफल यूरोपियन देश हो पाएंगे ये एक बड़ा सवाल रहेगा। तो क्या अब इसे यूरोपीय संसद में भी वार्ता में ये लाया जाएगा? क्या इस फैसले को माना जाए कि ये फैसला अंतिम फैसला है यूरोपियन यूनियन की तरफ से? देखिए, अंतिम फैसले जैसी तो कोई चीज आखिर नहीं होगी, क्योंकि जब ऊर्जा की बात होती है तो लोगों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए यूरोपियन देशों को अपने जो अल्टरनेटिव है वो ढूंढते रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत हद तक ये एक बड़ी चुनौती रहेगी रूस के पास कि जो जितना बड़ा गैस और ऊर्जा का संसाधन वो यूरोपियन यूनियन को देता था, उसके नए उसको कस्टमर कहाँ मिलेंगे। चीन भारत की तरफ वो काफी उम्मीदें लगाए है, क्योंकि चीन बहुत बड़ा उसका तेल की बात की जाए, गैस की बात की जाए तो उसका काफी बड़ा इंपोर्टर है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है रूस के ऊपर, जाहिर तौर पर प्रेशर इससे बढ़ने की काफी ज्यादा उम्मीद यूरोपियन यूनियन देशों को है। लेकिन कितना सफल वो खुद हो पाएंगे इसको इस ट्रांजिशन में, ये एक बड़ा सवाल है। पार्शियल प्रतिबंध 2026 से ही ले लिया गया है, निर्णय की शुरू हो जाएंगे और फिर पूर्ण प्रतिबंध जो है 2028 तक होंगे। तमाम जानकारियों के साथ अक्षय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।